आज की इस संवादशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जैसे कि मेरी अपेक्षा भी थी और मैं समझता भी था कि ये विषय जो है, ये आज का टॉपिक, आज का जो सारा इशू है, ये बड़ा ड्राई सा है और इसमें बहुत कम लोगों के जुड़ने की संभावना है, क्योंकि ये उस तरह का रुचिकर विषय नहीं है जिसके लिए लोगों का बहुत अधिक आग्रह हो। लेकिन ये विषय आवश्यक है, अनिवार्य है। और इस सारे के ऊपर मैं आप लोगों के साथ अगले 5-7 मिनट में एक बार इसको केवल रिवाइज़ करेंगे, इसका पुनर्अभ्यास कर लेंगे। आप लोगों के साथ मैंने सारी की सारी सूचना जो थी, सारा जो विचार था वो पीपीटी के रूप में शेयर कर दिया था, ताकि आप लोग उसको पढ़ कर के आएँ और फिर आगे की बात हम कर सकें। मैं केवल आपके साथ एक बार जल्दी से लगभग अगले 10 मिनट के अंदर-अंदर अपनी सारी बात साझा करूँगा और उसके बाद आप लोग जो हैं इस सारे विषय के ऊपर संवाद आरंभ कर सकते हैं, अपनी-अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, कोर्स करेक्शन दे सकते हैं और असहमति भी जता सकते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो विषय है, इसके पीछे एक कहानी, 2-3 पंक्तियों की एक कहानी थी, जो जिसकी वजह से ये मुझे इस विषय को जल्दी टेक अप करना पड़ा। इच्छा तो बड़ी देर की थी, लेकिन वो कहानी बस इतनी ही थी कि गुरुकुल में गुरु और शिष्य पढ़ाया पढ़ते और अपना अध्ययन अध्यापन करते थे, लेकिन वहाँ पर कई चूहे जो थे वो सारा जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब करते थे। तो गुरु ने उसका एक उपाय निकाला और वहाँ उस उपाय में जो है उन्होंने एक बिल्ली बाँध दी। अब वो बिल्ली बंध गई तो चूहे जो हैं वो आने बंद हो गए और अध्ययन अध्यापन जो है वो लगातार निरंतर चलने लगा। अब वो समय बीतता गया और एक गुरु के स्थान पे दूसरा आया, शिष्यों के स्थान पे दूसरे नए शिष्य आ गए। इस तरह से वो क्रम चलता रहा और वो क्रम चलते जो है वो 2026 आ गया। तो एक जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि भई ये गुरुकुल बड़ा विशिष्ट है, तो यहाँ जाकर के खोज करनी चाहिए कि भई क्या इसकी विशेषताएँ। तो उन्होंने वहाँ जाकर के इस बात का अनुसंधान करने का प्रयास किया कि अध्ययन और अध्यापन करते समय जो है, ये बिल्ली को क्यों बाँधा जाता है। तो ये उन्होंने अपना रिसर्च का जो है एक टॉपिक बनाया और इसके ऊपर उन्होंने खोज आरंभ कर दी। उन्होंने कई ग्रंथ पढ़ डाले, कई इंटरव्यूज़ कर ली, कई तरह का डाटा भी इकट्ठा कर लिया और अंत में जो उसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अध्ययन और अध्यापन करते समय बिल्ली बाँधने का जो आलोचनात्मक महत्व है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो है वो डिग्री हासिल कर ली। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये दिशा और दशा जो है कई बार रिसर्च की क्या हो जाती है, शोध की क्या हो जाती है, अनुसंधान का स्वरूप क्या, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ चला जाता है। तो उस अनुसंधान में हमारी दिशा और दशा कैसे निर्धारित हो, जिसको जो एक मुझे शब्द मिला, वो है ज्ञाने स्वराज्यम। कि ज्ञान का जो क्षेत्र है, इतना व्यापक क्षेत्र है, विश्व भर में व्यापक क्षेत्र है, उसमें हमारा अपना स्वराज्य यानी कि अपने शास्त्र के आधार पर हम कैसे उसको स्थापित करें। ज्ञान के क्षेत्र में हमारी अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, जो हमें निश्चित करे कि हम इस तरह से विचार करें, इस तरह से शोध करें और इस तरह से कार्य को अग्रसर करें। तो निश्चित रूप से जो विचार की अनिवार्यता है और विचार की पर्याप्तता है, वो किसी भी शोध का, किसी भी अनुसंधान का मूल सूत्र होता है और उसी का जो परिणाम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा 2 विशेष रूप से हमारे जो आज एक तरह से हमारे इवैल्यूएटर्स हैं, मैं उनको कहूँगा, क्योंकि वो लोग पहले ही इस विषय पे काफ़ी काम कर रहे हैं और बड़ा क्रिटिकली और ऑथेंटिकली उस पे काम कर रहे हैं। विशेष रूप से अ, डॉक्टर कौंडिन्य अर्पण जी और प्रोफ़ेसर डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी। 2 हमारे साथ इवैल्यूएटर्स हैं, वो हमारा दिशा-निर्देश भी करेंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुभाष जादव जी और डॉक्टर चैतन्य जी।
वो हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन है। और आज का ये जो वेबिनार है, ये डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, हिस्ट्री, आईकेएस, लैंग्वेज लैब, जीएमएन कॉलेज अम्बाला कैंट की ओर से विशेष रूप से है, और साथ में बाकी सभी जो संस्थाएँ हैं, वो इस विषय में जुड़ी हुई हैं। तो पुनः अपने विषय की ओर अग्रसर होते हुए, तो इस सारा जो शोध का जो मूल आधार है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, इन 2 श्लोकों में देख सकते हैं। मैं बहुत जल्दी-जल्दी आप लोगों के साथ सारी की सारी बात करूँगा, कि जब आप संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान संकल्प करने लगते हैं, शास्त्र आधारित ज्ञान संकल्प करने लगते हैं, तो वो वही 2 शब्द मुझे लगता है, बिल्कुल योग्य हैं कि ज्ञाने स्वराज्यम। हालाँकि ये अटपटा शब्द लग सकता है, शास्त्रीय शब्द इस रूप में नहीं है। ज्ञान स्वराज्यम शब्द प्रयोग करना चाहें तो भी उचित है, लेकिन ज्ञान का जो वेस्ट का भी क्षेत्र है, दूसरा भी क्षेत्र है, हमारा अपना क्षेत्र है, तो उसमें हमारा अपना राज्य, हमारी क्या हायरार्की होगी, क्या उसकी सीमाएँ होंगी, कहाँ तक वो व्यापक होगा, इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया और मुझे ये शब्द बड़ा प्रभावी लग रहा है। और उसका आधार कहाँ से आता है? यदस्ति नास्ति इति य एष संशयः परस्य वाक्येन ममात्र निश्चयः। यानी कि क्या सत्य है, क्या नहीं है? ये जो संशय होता है, इसमें दूसरों के वाक्य मेरे लिए प्रमाण नहीं है। अपनी ही तपस्या से, अपने ही श्रम से जो है, वो मैं जो निश्चित है, उसे ग्रहण करूँगा। ये भारतीय संस्कृति में, संस्कृत शास्त्रीय परंपरा में, ये प्रथम जो है, वो उद्घोषणा करनी पड़ती है, जो रिसर्चर है या रिसर्च कराने वाला है। और फिर दूसरा ही साथ में उसकी दूसरी जो घोषणा करनी पड़ती है, बोल्ड डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, स्वागम रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमम्। यानी कि जो मेरा अपना आगम है, मेरे अपने शास्त्र हैं, उनके प्रति मैं इतना राग नहीं रखूँगा कि उसी को मैं सत्य मान लूँगा, और दूसरों के प्रति द्वेष की भी वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है, उसको वो मुझे पूरी तरह से रिजेक्ट करनी है, ऐसा भी नहीं करूँगा। ना उसमें से ग्रहण करूँ, ना उसको स्वीकार करूँगा, ना ग्रहण त्यागूँगा, केवल मध्यस्थ दृष्टि से जो योग्य होगा, उसको मैं ग्रहण करूँगा। तो इसलिए हमारा जो एकेडमिक धर्म है, वो है कि हम शास्त्र बेस्ड रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम स्थापित करें, उसको परिभाषित करें, उसकी सीमाओं को निर्धारित करें, उसका प्रयोग जो अनुप्रयुक्तता है, उसकी एप्लीकेशन है, उसके बारे में विचार करें। और हमारा जो एकेडमिक कर्म है, वो यही है कि इसको किस तरह से हम एप्लाइड बना करके इसको मेन डिस्कोर्स में लेकर के आएँ, ताकि हम ज्ञान के क्षेत्र में जो है अपना स्वराज्य, अपनी जो बातें हैं उनको स्थापित कर सकें। और इसके लिए जो लोग सामान्य रूप से रिसर्च मेथोडोलॉजी से नहीं क्षेत्र से हैं, उनके लिए ये जो शब्दावली है, ये थोड़ी-सी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इसमें पाठ विधि क्या होती है, वृत्ति, विवृत्ति, भाष्य, पाद, टिप्पणी आदि-आदि ये सारी शब्दावली हमारे यहाँ पे प्रयोग होती है। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण ये 2 शब्द आपके साथ मैं उम, 30 सेकंड लगाना चाहता हूँ इन 2 शब्दों के ऊपर, एक है स्वाध्याय और एक है अध्ययन। और ख़ास तौर पे आजकल डिजिटल लर्निंग के ऐज में, डिजिटल पढ़ने-पढ़ाने के तौर-तरीकों में स्वाध्याय और अध्ययन के अंतर को हमें समझना चाहिए, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो संस्कृत शास्त्र की है, वो स्वाध्याय पर आश्रित ज़्यादा है। स्वाध्याय एक तरह से आप इस रूप में समझ सकते हैं कि आप एक ग्रंथ का पुनः-पुनः अध्ययन करते हैं, पुनः पाठ करते हैं, पुनः समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से आपके जीवन भर का जो है, वो आपका संकल्प हो जाता है, आपको आपका कर्म बन जाता है। आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पेड़ लगा देते हैं, तो आप जीवन भर उसकी देखभाल करते रहते हैं, तो ये आपका जीवन भर का प्रोजेक्ट है। लेकिन दूसरी ओर जब आप अध्ययन में जाते हैं, तो वहाँ आज आपने एक किताब पढ़ी और वो काम खत्म हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है कंस्ट्रक्शन जैसा कि आपने एक बिल्डिंग आज बनाई, तो अब आपको एक नया प्रोजेक्ट ढूँढना है, आपको एक नई बिल्डिंग बनानी है, ये इस तरह से चलता है। तो सामान्य रूप से जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है, वो अध्ययन पे काम करती है, और जो भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो स्वाध्याय और अध्ययन दोनों के ऊपर काम करती है, क्योंकि वो निरंतरता में अग्रसर भी है और वो सर्कुलर फ्रेम में भी काम करती है। इन दोनों को इन उसके बाद जो है, इनका पर्पस के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, मुझे उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। लेकिन दोनों की जो समानताएँ हैं और विषमताएँ हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पढ़ के ही आए होंगे कि दोनों में सिस्टमैटिक इंक्वायरी अपने-अपने रूप में है। हाइपोथेसिस वहाँ पे वैलिड हाइपोथेसिस कैसे बनेगा,
और फिर उसकी टेस्टिंग होगी कि नहीं, या वो नल हाइपोथेसिस होगा। और दूसरी तरफ हमारे किस तरह से उस क्षेत्र में जो है वो प्रवेश किया जाता है, जहाँ पे तत्व ज्ञान के लिए हम वाद के माध्यम से प्रवेश करते हैं, संशय से प्रवेश करते हैं। और इसी तरह से वैलिडेशन ऑफ जो नॉलेज है, वो भी आपको पता ही है, और सोसाइटल एप्लीकेशन जो है उसमें, कि हम कहाँ-कहाँ उसको प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आप रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ पे लोक संग्रह मुख्य है, और सोशल हार्मनी और बहुत कुछ उसमें आता है, बड़ा व्यापक एक शब्द है लोक संग्रह। और इधर जो वेस्ट में है वो टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक और सोशल प्रोग्रेस के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ प्रिजर्वेशन और लीगेसी को लेकर के जो है वो इनोवेशन और डिस्कवरी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर रहता है रिसर्च में। जबकि हमारे यहाँ पे प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, उसके ऊपर अधिक बल था। और अंतिम जो अंतर आप देख पाते हैं वो है डिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशन। हाइली स्पेशलाइज्ड हर जो है वो रिसर्च होती जा रही है। हर सब्जेक्ट अपने आप में इतना अधिक विभाजित होकर के स्पेशलाइज हो रहा है कि वो डायलॉग ही बीच में नहीं हो पाता है। और आपके यहाँ पर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो लगभग इस विषय को लेके चलती है कि कैसे आपस में समन्वय हो। तो हमारा जो आज बिंदु रहेगा चर्चा का, और आप लोगों से जो आग्रह रहेगा, वो यही है कि कैसे इन दोनों को हम समीप लेकर के आएँ, इंटीग्रेट कर सकें, जिससे कि आगे लोक संग्रह में हमें लाभ हो। और इसमें एक जो बड़ा रुचिकर विषय था, जो अक्सर मिस हम कर जाते हैं, और मुझे नहीं पता कि वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोई और कभी उसकी चर्चा भी करता है, वो है रोल ऑफ कॉमन सेंस। सामान्य बोध की भूमिका जो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी बुद्धि किस हाइपोथेसिस को लाना चाहती है, किस तरह से उसको प्रस्तुत करना चाहती है, आप उसी तरह से उसको सिद्ध कर देंगे। तो इसलिए पांडित्य के साथ-साथ, पांडित्य का मतलब जो बुद्धि है, पंडा इति नाम बुद्धि कहते हैं, तो आपकी जो इंटेलेक्ट है वो कॉमन सेंस के साथ काम करनी चाहिए, लोकाचार को ध्यान में रख कर के काम करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस पेड़ पे हम बैठे हैं उसी को हम काटते रहें। और ये विचार की अनिवार्यता और पर्याप्तता से मैंने आपको परिचित करा ही दिया था, इन 2 शब्दों का पहले मैं प्रयोग कर चुका हूँ। तो इसलिए कॉमन सेंस के विषय को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि स्टोरीज़ हैं, जो आपकी परंपरा में मिलती हैं कि कहाँ हम शोध करते हुए कॉमन सेंस खो देते हैं, सामान्य बोध को भूल जाते हैं, और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कई तरीके से आपको ये कथाएँ बहुत सारी मिल जाएँगी, उदाहरण और प्रमाण मिल जाएँगे। तो मूल रूप से क्वेश्चन को उत्पन्न करना, प्रश्न को उत्पन्न करना, उससे जन आइडियाज़ को जनरेट करना, उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, व्यवस्थित करना, और फिर उससे जो है वो थीसिस है, ये एक सामान्य-सी बात है, इससे परिचित हैं। ये केवल मात्र स्लाइड इसलिए है कि आपको ये पता ये है कि वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये स्टेजेस होती हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, ये सब बातें हैं, मैं इसमें समय नहीं ले जाना चाहता। आगे की जो बात है कि आपकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, अब हम शुरू कर रहे हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा की अनुसंधान प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले जो है वो जिज्ञासु को परिभाषित करना पड़ता है, जो जानने वाला है। रिसर्चर के 4 प्रकार हैं। एक होता है आर्ट, ये आप सबने देखा होगा, और इसका आधार जो है वो भगवद गीता से पर आश्रित है, कि वहाँ पे चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, कि 4 प्रकार के लोग जो है वो मेरा अनुसरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं। जिसको कोई ना कोई आवश्यकता है, पीड़ित है, क्राइसिस है, कि उसके जीवन में कोई उसके डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है, तो ऐसा रिसर्चर होता है। दूसरा रिसर्चर जिसको कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ सिक्योरिटी चाहिए, उस तरह के रिसर्चर होते हैं। तीसरे रिसर्चर जो हैं वो जिज्ञासु कोटि के होते हैं, जो सचमुच कुछ जानना चाहते हैं, नई खोज करना चाहते हैं। और चौथे जो हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो जानते हुए भी फिर उसको रिवाइज़ करते हैं, पुनः-पुनः उसको जानने का, आलोड़न करने का वो प्रयास करते हैं। तो इन 4 कैटेगरीज़ में से कौन-सी कैटेगरी वाला रिसर्चर है, तो यहाँ से हम बात शुरू कर पाते हैं। और उसमें भी ये देखना पड़ता है कि उस रिसर्चर ने, उस शोधार्थी ने, उस अनुसंधानकर्ता ने कैसे चीज़ों को सुना है। ये एवं मया श्रुतम, कि उसने उस विषय के बारे में क्या कैसे सुना है, और एवं मया दृष्टम, कैसे उसने इस विषय के बारे में देखा है, जाना है, पढ़ा है। उन दोनों के बीच में उस रिसर्चर का जो है, शोधार्थी का वो ज्ञान निश्चित होता है, और उसको आगे दिशा निर्देश देने के लिए आपको आवश्यकता होती है अधिकारी। अब इसमें जो बेसिक फॉर्मेट है,
जिसके ऊपर आप लोगों की मुझे टिप्पणी चाहिए होगी, अपेक्षा है कि एक तो होता है विषय, इसमें 6 भाग हैं, कई सामान्य रूप से 5 मिलते हैं, लेकिन 6 जो हैं वो मुझे लगता है ज़्यादा युक्ति-युक्त हैं और उसका प्रमाण भी आपको ब्रह्म सूत्र की जो सत्यानंदी टीका है, उसमें नीचे उन्होंने उद्धृत किया हुआ ये श्लोक हैं। इन श्लोकों को मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये विषय कि प्रोपोज़िशन क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें संशय क्या है और ये संशय उत्पन्न कैसे करना है, इसकी भी मैं चर्चा आपके साथ साझा करूँगा 1 मिनट में। संशय इज़ डाउट, पूर्व पक्ष उसमें ओपोनेंट का व्यू क्या है, एंटीथेसिस क्या है, इसको लेकर के चलेंगे और इसको बड़े व्यापक रूप में आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद उत्तर पक्ष या सिद्धांत पक्ष जिसे हम कहते हैं कि आप डिसाइड जो आप करते हैं, डिसीज़न जब आप कर लेते हैं कि सत्य क्या है और फिर उसका प्रयोजन भी आपको बताना पड़ता है कि किस मोटिव से उसकी उपयोगिता क्या है, मोटिव क्या है, आदि-आदि ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी पड़ती हैं। और फिर उसको संगति उसमें बतानी बड़ी ज़रूरी है, कोहेरेंस क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, कैसे वो बाकी लार्जर जो ज्ञान का क्षेत्र है, उससे वो संबंधित होता है। और इसमें जो है वो 4 प्रकार के ज्ञान के स्तर होते हैं, जब शोधार्थी को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, भारतीय परंपरा की दृष्टि से, तो उसको पहले ज्ञान का स्तर उसका क्या है, संज्ञान का स्तर क्या है, विज्ञान का और प्रज्ञान का। ये 4 स्तरों पे उसको ले जाना होता है और जब प्रज्ञान की स्थिति वो तब आएगी, जब वो अपना शोध कार्य जो है वो सबमिट करेगा मूल्यांकन के लिए आदि-आदि। और अज्ञान से वो शोधार्थी जो अपना बातचीत शुरू करता है क्योंकि उसका एक सामान्य परिचय होता है, फिर वो संज्ञान से उसके विशेष पक्षों से परिचित होने लगता है और ज्ञान में जब वो बिल्कुल उस चीज़ों को स्पेसिफ़ाई कर लेता है कि इस विषय के ऊपर मैं चर्चा करूँगा, इस विषय के ऊपर अनुसंधान करूँगा। अब जो संशय है, आप देखिए कि आपकी परंपरा, मुझे नहीं पता वेस्ट में वो इस तरह से कि पढ़ते पढ़ाते हैं या नहीं है, या रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये पार्ट है या नहीं है। वहाँ पर ये 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें हमें ट्रेन करना चाहिए जो भी शोधार्थी हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए कि 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एकांश व्याकरणीय आप पढ़ सकते हैं, जिसका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। प्रतिपृच्छा व्याकरणीय प्रश्न वो होते हैं जो काउंटर क्वेश्चंस के द्वारा जिनका उत्तर दिया जाता है। स्थापनीय प्रश्न होते हैं जो इर्रेलेवेंट प्रश्न होते हैं कि केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन ये जो चौथे प्रकार का प्रश्न होता है, ये हमारे इंटरेस्ट का है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जिसका आपने उत्तर एनालिटिकली, लॉजिकली, व्याख्या से, इस तरह से आपको देना पड़ता है। आप उसका जो है उत्तर आप बहुत संक्षेप में नहीं दे सकते, विस्तार पूर्वक आपको तर्कपूर्ण तरीके से, युक्तिपूर्वक आपको उत्तर देना पड़ता है। और 5वें प्रकार का प्रश्न जो आपको अपनी परंपरा में मिलता है, वो है अति प्रश्न। और इस प्रश्न का जो आपको उदाहरण मिलता है, वो सामान्य रूप से याज्ञवल्क्य के संदर्भ में मिलता है, जहाँ पे वो संवाद कर रहे हैं। और अति प्रश्न माँ प्राक्षी जब वो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अति प्रश्न जो है, वो है कि आपको एक तरह के इस तरह की डिस्ट्रैक्शन में ले जाना चाहते हैं कि जहाँ जिसका कोई आधार ही ना बनता रहो। तो इसलिए ये 5 प्रकार के प्रश्नों का बड़ा महत्व है कि इस भारतीय या संस्कृत शास्त्रीय रिसर्च मेथोडोलॉजी में, और इसके विषय में मुझे लगता है ये हमारा कोर्स सिलेबस का एक पार्ट होना चाहिए। इसके साथ जो अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो है कि हमें छात्र को या शोधार्थी को ये सिखाना होगा कि शास्त्र को देखना कैसे है, समझना कैसे है, इवैल्यूएट कैसे करना है, उसके व्यापक जो संदर्भ है उनको कैसे समझना है और फिर उसके तदनुकूल आपको युक्ति का प्रयोग कैसे करना है। आपको जो है आप अपने इंटेलेक्ट में जो आर्गुमेंट करने का तरीका है, रीज़निंग करने का तरीका है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा और फिर साथ ही साथ उससे आपके अनुभव कैसे हैं? क्या आपके अनुभव शास्त्र के अनुकूल और युक्ति के अनुकूल हैं या नहीं हैं? ये आपको देखना और इवैल्यूएट करना होगा और ये शोधार्थी का जो गाइड है, निदेशक है, वो इस विषय में उसको समझाएगा। अब इसी तरह से इसके साथ-साथ जो एक और पक्ष बड़ा ज़रूरी है, नेक्स्ट स्टेज आप इसको कह लीजिए कि अनुबंध चतुष्टय, जिसको आप लोग सभी ने वेदांत सार में पढ़ा ही होगा, जो लोग भी संस्कृत की परंपरा से परिचित हैं। उसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं। एक होता है विषय, कि जब आप शोधार्थी टीचर के पास जा रहा है, गाइड के पास जा रहा है,
तो किस विषय से संबंधित वो अनुसंधान में अग्रसर होंगे, उस अनुसंधान का प्रयोजन क्या होगा, उसमें वो जो अनुसंधान करता है वो कितना अधिकारी है। हालाँकि विधान सार में जो अधिकारी के लक्षण दिए हैं, आज वो पूरे के पूरे लागू तो नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी उसके अधिकार का हमें देख लेना चाहिए। मुझे लगता है 4 प्रकार के उसके अधिकार को हमें संक्षेप में देख लेना चाहिए कि उसका जो बौद्धिक स्तर है, उसका जो भावनात्मक स्तर है, क्योंकि शोध करते समय लग जाता है, तो अगर इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ये खतरा जो है वो रिसर्च गाइड पर आ जाता है। अगर वो मूढ़मति का है, अगर उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ही उतना नहीं है, तो वो भी गाइड के लिए समस्या है। और तीसरी जो एक बड़ी भारी समस्या है अधिकारी होने में, वो है कि भाषा का जो प्रयोग है, वो उसको करना आता है कि नहीं करना आता। अगर रिसर्चर है, उसको भाषा का प्रयोग ही गाइड को सिखाते रहना होगा, तो वो गाइड क्या कर पाएगा और वो शोधार्थी क्या उसमें नई बातों को स्थापित कर पाएगा। और ये उस अधिकारी को, गाइड को भी ये समझ होनी चाहिए कि वस्तुतः इन सारी चीज़ों का आपस का संबंध क्या है? विषय प्रयोजन का संबंध क्या है? गाइड और जो उसको रिसर्चर है, उनके आपस के संबंध क्या हैं? इन सब विषयों को जानना होगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारे सामने कुछ पार्ट्स थे और ये प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ 10 प्रश्न जो हैं वो पहले साझे किए थे कि अगर आपके इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में ज़्यादा हैं, तो आप इस क्षेत्र में आप आएँ और हमारा मार्ग-निर्देशन करें, हमें दिशा प्रदान करें कि और हमारी दशा का जो स्तर है, उसको भी निर्धारित करने में हमारा सहयोग करें। अब ये जो मैं बात अपनी समाप्त कर रहा हूँ लगभग अगले 2-3 मिनट में कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ शास्त्रीय मॉडल है, उसकी जो एप्लीकेशन एरिया है, वो भी तो जाननी बहुत ज़रूरी है। केवल इतना ही करके हम नहीं चल सकते कि हमने जो है वो 5 जो है वो बता दिए, विषय, संशय, प्रयोजन आदि बता दिए, हमने अधिक अनुबंध चतुष्टय बता दिया, 5 प्रकार के प्रश्न बता दिए। इतने से नहीं है, अब उसको लागू करके उसको उदाहरण का भी हमें देखना होगा, तभी तो हम सिद्ध करेंगे कि ये वाक़ई प्रयोग के योग्य बातें हैं। इनको प्रयोग में हम ला सकते हैं, इनकी अनुप्रयुक्तता, प्रयोग का मतलब अनुप्रयुक्तता है, उसको एप्लाइड कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में जैसे अगर आप इसका प्रयोग करना चाहें, इस मॉडल का, जो अपने आप में कई भागों में विभाजित है, तो आप इसको मैनेजमेंट में देख सकते हैं कि सस्टेनेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू ले सकते हैं। जो विषय आपका बनेगा, संशय जो आपका बनेगा, वो टेंशन बिटवीन शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड स्टेक होल्डर्स वेलफेयर। पूर्व पक्ष उसमें जो है वो प्रेजेंट द स्टैंडर्ड वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजेंसी थ्योरी और सिद्धांत आपका बनेगा वुड बी इंटीग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ योगक्षेम और निष्काम कर्म सेल्फलेस एक्शन टू प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एथिकल लीडरशिप। तो इस तरह से ये हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सोशल साइंसेस में भी हम जब बात करेंगे आगे, सोशल साइंसेस में, आर्ट्स में, कि अगर आपने आर्ट्स में इस मॉडल को लागू करना है, उसमें रिसर्च को इस अप्लाई बनाना है, तो आप कैसे करेंगे? ये कुछ उसके उदाहरण है। लैंग्वेजेस और लिंग्विस्टिक्स में इसको कैसे हम लागू कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर के ये जो सारे विषय थे, उनको हम किस तरह से प्रयोग में लेकर आएँ ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और भारतीय ज्ञान परंपरा है। मम्मी तुम प्लीज़ वैसे अपना तो माइक ऑफ तुमको रखिए, तुम्हारा प्लीज़। दिमाग कम चलता है क्या? तो नहीं मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, तुम अपनी प्लीज़, चीजें प्लीज़, थोपती प्लीज़, ही रहती हो। मैडम अंजलि, मैडम मुझे क्या मैडम पता किधर अंजलि प्लीज़, चलेगा। आप प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिए। ये इस तरह से माइक ऑन करके जो है वो डिस्टर्ब ना करिए आप। 1 सेकंड मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच। तो आप ये देखें कि अल्टीमेट प्रयोजन ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इज द कल्टीवेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ज्ञानी रिसर्चर्स whose work creates harmony between inner realization and outer progress, ensuring a regenerative future for the global knowledge order। ये कुल मिलाकर के है। और फिर इसके बाद फिर दोबारा एक 10 प्रश्नों का जो संग्रह है वो आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया गया था और उसमें यही पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि युक्ति या जो रीजनिंग है या अनुबंध चतुष्टय है, इनकी रिसर्च में रेलेवेंस है या नहीं है? इनको हम प्रयोग सार्थक प्रयोग इनका कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और वो उनके उत्तर केवल आपने अपने लिए देने थे, अपने विचार के लिए आपने देने थे। तो कुल मिलाकर के
ये अंतिम 1-2 स्लाइड्स हैं जिसमें हम कोशिश ये की है कि अगर हम इसमें विषय को निर्धारित करते हैं, जैसे मानवाधिकार का ही हम विषय ले लेते हैं, ह्यूमन राइट्स का, तो हम उसमें संशय किस तरह का ले सकते हैं, प्रयोजन उसमें किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, पूर्व पक्ष कैसे लेंगे, ताकि हम छात्रों को ये समझा सकें, शोधार्थियों को ये बता सकें कि इस तरह से आप इसमें प्रवेश करें। एक उदाहरण ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में था, इसी तरह से कॉर्पोरेट प्रबंधन में अयोध्या मॉडल को हम लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस पक्ष को हमेशा ही नहीं इग्नोर किया है। इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया जो मॉडल हो सकता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, वो अयोध्या मॉडल हो सकता है। क्योंकि अयोध्या में जिस तरह का हमें देखने सुनने को मिलता है, रामायण में जो कुछ मिलता है कि प्रजा कैसे रह रही थी, प्रजा का व्यवहार कैसे था, राजा का व्यवहार कैसे था, अधिकारियों का व्यवहार कैसे था और किस तरह से वो वेल-बीइंग की ओर, लोक संग्रह की ओर अग्रसर था, वो उस सारे विषय से जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या सीखना अपेक्षित है। तो ये सारा वो विषय है। इसी तरह से हरमन हेस का जो नॉवल था सिद्धार्थ, क्योंकि लिटरेचर में भी हमने इसको लागू करना है, तो उसमें भी हमें इस तरह से विषयों को लेना अपेक्षित है कि उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है सिद्धार्थ नॉवल की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो तो जो भी आपने नॉवल पढ़ा हो या पोएट्री पढ़ी हो, उसके ऊपर भी आप लागू करने का इसको प्रयास कर सकते हैं कि कैसे इसको आप अनुप्रयुक्त करें। और इसी तरह से पॉलिटिकल बिहेवियर इन इंडिया जो है, पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को लेकर के भी आप पॉलिटिशियंस का जो बिहेवियर है उसको विषय बनाएँ, उसमें संशय पैदा करें कि जो करंट पैटर्न्स हैं वो एंशिएंट इंडियन रूट्स उसकी हैं या नहीं है, या ये जो उनमें एक अलग तरह की विसंगति हमें दिखाई देती है, वो विसंगति के क्या कारण है, क्यों इस तरह का वो करते हैं और प्रयोजन उसका ये है कि किस तरह से जो है वो लोक संग्रह के लिए काम करें, सद्बुद्धि से वो काम करें, क्योंकि संसद का जो सत्र है या संसद का जो कार्यप्रणाली है वो आप लोगों के सामने ही है। तो उसमें पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति आदि हम बना सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो लास्ट जो है यही संदेश है जिसके बाद आप लोग अपनी-अपनी बात हमारे साथ साझी करेंगे। ये फिर प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखें कि जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से मिलकर के आप लोगों के साथ मिलकर के इस बात को समाज तक ले जाना चाहते हैं, और जो एजेंसीज़ इस आईकेएस के ऊपर बात करती हैं, अ, बल्कि बीकेएस कहना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन ज्ञान परंपरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया तो मार्केट है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो इतने हज़ारों सहस्र वर्षों से चली आ रही है, तो उसका जो प्रमाणवाद है, उसका अनुबंध चतुष्टय आदि है, उन सभी विषयों को हम कैसे लेकर के आएँ मुख्य धारा में, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो संस्कृतज्ञ हैं, वो अपने शास्त्रीय ज्ञान को अधिक विस्तार में लेकर के आएँ, उसकी एप्लीकेशन करके दिखाएँ, और जो दूसरे नॉन संस्कृतज्ञ हैं, वो इस बात का के लिए भी थोड़ा-सा ओपन अप हों कि कैसे इस चीज़ों को वो सहायता कर सकते हैं संस्कृतज्ञों की, कि अपने क्षेत्र में उसको अप्लाई करने की। तो इसलिए दोनों मिलकर के जब इस सारे विषय को अग्रसर करेंगे, तो मुझे लगता है हमारे सामने बहुत कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। नए प्रतिमानों को हम जो है वो स्थापित कर सकते हैं और नई दिशाएँ दे सकते हैं, और जिससे कि लोक संग्रह जो है वो वही हमारा लक्ष्य है। तो वो उसमें हम बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप लोगों के साथ जो है वो मैंने उसको रिवाइज़ किया है। हालाँकि मैं सोच रहा था 10 मिनट में मैं आप लोगों से बात कर लूँगा, लेकिन 15-20 मिनट लग गए, लेकिन शायद ये अपेक्षित भी था। तो कुल मिलाकर के अब हम इस सारे संवाद को खोल रहे हैं कि आप लोग अपनी-अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और इस सारे विषय के ऊपर जो है आप टिप्पणी कर सकते हैं, अपना दिशा-निर्देश दे सकते हैं, असहमति जता सकते हैं। जहाँ करेक्शंस करनी है, वो करेक्शंस आप बता सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये जो आपने खंड-खंड देखे हैं, अधिकरण का खंड देखा है, अनुबंध चतुष्टय का देखा है, शास्त्र युक्ति अनुभव का देखा है, प्रश्न देखे हैं। इन सबको किस तरह से इतना अधिक समन्वित कर दें, सिंथेसाइज़ कर दें कि वो प्रभावी हों और हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकें एक मेन कोर्स के रूप में, एक मेन सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ाना शुरू करें। एमफिल लेवल पे, पीएचडी लेवल पे जो कोर्स वर्क होता है,
वहाँ पर अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकें तो मुझे लगता है ये उपलब्धि हो सकती है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो बात का विषय है, लेकिन इस सारे विषय के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप में से यदि स्वयं कोई टिप्पणी आरंभ करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका सादर अभिवादन करते हुए उनसे चाहूँगा कि उनकी पहले संक्षिप्त टिप्पणियाँ एक बार ले लें और फिर उसके बाद सभी लोग जो है अपनी-अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही इस विषय के ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। तो जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर कौंडिन्य अर्पण जी जो हैं, वो इस विषय पे बात को इनिशिएट करेंगे और फिर फॉलोड बाय डॉक्टर अनुराग जी। जी सर, प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते, नमस्ते सर। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। आपने इनवाइट किया और काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंटेशन लगा सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी से इसको हम ना एक एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी करके इसको ग्लोबल स्केल में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, वो भारत से ही निकल के आएँगे, ये हमारा मानना है। हम एक थोड़ा छोटा-सा एक मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। रिसेंटली जियो हॉटस्टार पे ना एक शो आया महाभारत का, वो कंप्लीटली एआई जनरेटेड शो है, जो एआई ने बनाया है उसको। देने वाला प्रॉम्प्ट देता है और वीडियो क्रिएट कर लेता है, ठीक है? तो वो मुझे बहुत ही रॉ लगा, उसमें मतलब एक्सप्रेशंस कुछ नहीं थे, जो होना चाहिए ना, जैसे नाट्य शास्त्र में जैसे दिया गया है, जी। भाव रस जैसे दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं था। तो क्या होता है, डायरेक्टर या कोई जो आपका कहानी लिखने वाला कोई होता है, तो उसके लिए अनुभव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो अनुभव है ना, वो भारतीय जो दर्शन है, वहाँ से निकल के आते हैं। जो एआई वाला जनरेशन है, अभी नेक्स्ट जो आने वाला समय है, 100 साल मान लीजिए, 100 साल बाद सब एआई होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। अभी के टाइम पर भी देखिए, मैक्सिमम लोग एआई में शिफ्ट हो रहे हैं। एआई को क्या करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट्स देते हैं, ठीक है? जी, जी। कुछ ये कर लीजिए, ये फलाना चीज़ मेरे लिए कर दीजिए। बट आपके पास अगर अनुभव नहीं है, तो आप अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उससे। आप जी। मान लीजिए क्लास 12 जिसने पढ़ा है, वो लिख रहा है राइट मी एन एसे ऑन फलाना टॉपिक, जी। और जिसके पास अनुभव है, ठीक है? वो उसको डिटेलली लिखेगा प्रॉम्प्ट, अपने अनुभवों को लेकर करेगा। वो बोलेगा मेरे लिए ऑथोरिटेटिव टोन, मेरे लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़, ये सब तो अपना मतलब लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आया, तब वो जाके प्रॉम्प्ट देता है ना? वहाँ पे अनुभव की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो हमारा जो है एक एआई रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन को डल जी। कर रहा है। जो इमेजिनेटिव ब्रेन है, उसको भी हुँ। एक प्रकार से हमारा जो जैसे संशय से लेकर आप अगर आगे बढ़ रहे हो, तो ये सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे पास कमिटमेंट्स है, एसडीजीज हैं, ठीक है? एसडीजीज बहुत सारे हैं। एसडीजीज में भी क्या होता है, हर एक चीज साइलोज में ऑपरेट होते हैं। साइलोज मतलब हुँ। इंडिविजुअली ऑपरेट हो रहे हैं। चलिए, गवर्नमेंट में भी देखिए, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अपना काम तो अच्छे हुँ। से कर रहे हैं, बट दोनों के बीच में रिलेशन कुछ है नहीं। दोनों अलग अलग दृष्टिकोण में काम करते हैं। तो एक दृष्टिकोण एक हॉलिस्टिक वे नहीं है। और एकेडेमिया में भी देखिए, जो एक इंटरडिसिप्लिनरिटी होता है, वो भी मतलब मिसिंग ही है, अभी भी जी, मिसिंग जी। है, क्योंकि फिजिक्स वाले को आप बोलिए सोशल साइंस समझने के लिए, वो समझ नहीं पाएगा। अगर बिल आप उसमें जो भारतीय अप्रोच लगाओगे, एक होलिस्टिक थिंकिंग लेके आओगे, तो वहां पे क्या होगा, साइलोस कनेक्ट होंगे, ठीक है? उससे क्या होता है, अगर साइलोस कनेक्ट होके एक जगह पर इंटीग्रेट हो गए, तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हम इजीली टैकल कर पाएंगे। क्योंकि जब ये चीज, जैसे मान लीजिए कूड़ा फेंकना, तो किसी ने कूड़ा फेंक दिया, तो उसको उसका उठाने का काम किसका है?
हम जनरली सोचते हैं ये गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक हम ऐसे सोचते हैं। कोई म्युनिसिपल वाला सोचेगा ये फलाना दूसरा डिपार्टमेंट का है, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी भी मिसिंग हो जाता है, क्योंकि सब हम मतलब बिखरे हुए हैं यहाँ पे, एक होलिस्टिक इंटीग्रेशन नहीं है। और तीसरा चीज मैं कोर रिसर्च मेथोडोलॉजी में आना चाहता हूँ। तो बेसिकली हमारे में क्या होता है, सॉरी मतलब वेस्टर्न मेथोडोलॉजी में क्या होता है, मेजरली क्वांटिटेटिव अलाइंड है, नंबर्स हम खेलते हैं ज्यादा। क्वालिटेटिव है वो सोशल साइंसेस में होता है, बट इधर मेजरली क्वांटिटेटिव डोमिनेंट है। इंडियन में क्वालिटेटिव डोमिनेंट रहेगा और इधर क्वांटिटेटिव थोड़ा कम रहेगा। इसका एक जो क्वालिटेटिव है इसको और अच्छे से लोगों ने इधर वेस्ट में भी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। एडमंड हसल करके एक अर्ली 20th सेंचुरी में एक स्कॉलर हुए, उन्होंने एक टर्म मतलब उन्होंने शायद कोइन नहीं किया था, उन्होंने एक रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया फेनोमेनोलॉजी करके। फेनोमेन फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है। जो भी भारतीय दर्शन होते हैं वो हमेशा फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस से ही मतलब देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें गुरु परंपरा पूरा इन्वॉल्व है। तो मैं सेंटर ऑफ माय लीनिएज हूँ यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आता है, मैं तुम, तो उधर क्या आता है, थर्ड पर्सन आता है वेस्ट में। थर्ड पर्सन मतलब जो पेशेंट होता है, अगर पेशेंट पर स्टडी करना है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जी। तो पेशेंट विल बी ऑलवेज अ सब्जेक्ट देयर, और सब्जेक्ट्स में हम डिवाइडेड हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या क्या बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। अब जैन में आइए, अनेकांतवाद में भी आइए, उसमें भी मतलब डिफरेंट डिविजन्स तो है, बट एक कनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस भी है वहां पे, राइट। तो भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो एक ग्लोबल रिसर्च मेथोडोलॉजी में इवॉल्व होना चाहिए इसको, ये हमारा मानना है। सर इतना ही बोलना चाहेंगे। हाँ, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एआई की जो चुनौतियां हैं, एआई में भी हम इसको लागू कर सकते हैं और ज्यादा सेंस हमें दे सकता है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च और होलिस्टिक जो एक व्यू होना चाहिए, उसमें जो कमियां आ रही हैं उसको दूर करने में भी ये भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी सहायता कर सकती है। इस इशू को और अग्रसर करेंगे तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग जी से निवेदन करता हूं कि अगर वो इस विषय पे एक संक्षिप्त टिप्पणी वो भी करें, और फिर उसके बाद हम डॉक्टर सुब्रत कुमार जी की ओर चलेंगे और डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी की ओर, सुभाष जी हैं हमारे साथ, और भी जितने लोग हैं उन सबकी एक संक्षिप्त टिप्पणी लेंगे। तो फर्स्ट राउंड जो है वो बस संक्षेप में एक बार हम सबको ये अनुमान हो जाए कि हम लोग की दिशा जो है, हमारा अपना अपना विचार क्या है, फिर उसको हम एक दिशा में अग्रसर करेंगे। जी अनुराग जी सर हैं? ओके, नमस्कार। चलिए सुब्रत कुमार जी सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जो सुझाव है बहुत अच्छा है। मैं तो एक डिफरेंट एंगल से थोड़ा बोलूंगा। एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी मैं लगभग 10 दिन से वेद का, वेदांत का, उपनिषद का हर चीज को जेमिनी एआई प्रो से पूछ के एक 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया हूँ। लगभग 30-40 डॉक्यूमेंट्स में बना चुका हूँ। जैसे अभी एक्चुअली क्या है, हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम लोग वेद कभी नहीं पढ़े, उपनिषद कभी नहीं पढ़े, वेदांत कभी नहीं पढ़े। तो हमको अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मैं जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली बनाया हूँ, वो डॉक्यूमेंट को वैदिक स्कॉलर उनको अगर स्टडी करके हाँ ये सही है, तो क्या होगा, ये जो देखिए पहले क्या होता था, हम लोग बुलक कार्ट यूज करते थे। बुलक कार्ट में आप एक जगह से 1000 किलोमीटर नहीं जा सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है। इस टूल को हम रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा यूज करके शोध कर सकते हैं। शोध में क्या होता है, अभी मैं एक
उदाहरण देता हूं, मैं छंद शास्त्र, निरुक्त शास्त्र और कल्प शास्त्र, ये शास्त्र के बारे में मैं कभी सुना नहीं था। जैसे निरुक्त का एक 20 पेज का डॉक्यूमेंट में अभी जब पढ़ा, मेरे को तो इट वॉज कंप्लीटली सरप्राइजिंग कि निरुक्त में अगर हम अग्नि, वायु, देव का जो नामकरण है उसको अगर हम जानेंगे तो इसमें कितना ज्ञान छुपा हुआ है। देखिए, एक चीज क्या है, अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसमें जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है ना, वो मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ाया जाता है मैक्सिमम। जी जी जी। तो ओरिजिनल चीज है वो उसको सीक्रेट रखते हैं और उसको पेटेंट करके रखते हैं। हमारा एंसेस्टर्स भी ऐसे किए थे, इसीलिए बहुत सारा नॉलेज कुछ लोग के पास है जो जानते हैं कि ये नॉलेज बहुत काम का चीज है। जी जी। हमारा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जो वेद उपनिषद में जो सब लिखा गया है, उसको सही अर्थ में समझने के लिए भी आपको निरुक्त और बाकी शास्त्र का अर्थ लेना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ है, हमारा जो जैसे जो ब्राह्म विज्ञान और स्रोतो विज्ञान और जो लिटरल मीनिंग है, उससे रिसर्च मीनिंग थोड़ा अलग होता है। तत्वदर्शी जो तत्व जो होता है थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल। तो ये चीज भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन में भी चल रहा है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, एरिक्सन हो गया, हुआई हो गया या इंटेल हो गया, ये जो कंपनी है ना, ये जो ओरिजिनल चीज जो उनको है वो उसको कभी किसी को बताते नहीं है और वो अपना रॉयल्टी उसी से क्लेम करते हैं। तो हमारा जो वैदिक विज्ञान है, पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वेद में जो विज्ञान है उसका रिसर्च में उसको लाना है, नंबर 1। बिल्कुल। तो उसको लेके कुछ सीक्रेटली भी कर सकते हैं, कुछ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। जो कौंडिन्य जी से बताए, जो होलिस्टिक का जो कंसेप्ट, देखिए होलिस्टिक का कंसेप्ट को तोड़ने के लिए ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या किए हैं, सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिए हैं। अब देखिए, एक डिपार्टमेंट का परचेज करता है, इंपोर्ट करता है फॉरेन से, और उसका आउटपुट दूसरा डिपार्टमेंट यूज नहीं करता है। दूसरा डिपार्टमेंट में फॉरेन से इंपोर्ट करता है, तीसरा डिपार्टमेंट में फॉरेन से इंपोर्ट करता है। तो इससे क्या होता है, हम तो बहुत पीएचडी करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन ये जो बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ टाइप का इनोवेशन नहीं होता है, वो जस्ट फिल्म वाला इनोवेशन हो जाता है, तो कोई सृष्टि नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब सृष्टि नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, देखो मैं इंडिजिनस बना दिया, क्या करके एक एनवीडिया से ले लिया जीपीयू, और एनवीडिया का जीपीयू को लेके उसका नाम चेंज कर दिया ऐरावत, बोले देखो ऐरावत हो गया हमारा इंडिजिनस। अभी दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा क्या, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इंडिजिनस। डॉक्टर ठीक है, आप थोड़ा सा संक्षेप में रखें अभी बात, क्योंकि तो अभी मेरा जो कहना है कि मैं आप जो टोटल डेवलपमेंट, मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट वर्ड को इसलिए बोलता हूँ कि टोटल डेवलपमेंट, तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक जो नॉलेज है वो संस्कृत में भी होना चाहिए और भारतीय भाषा में भी होना चाहिए। राइट, वो स्टार्ट कर सकते हैं पीरियडिक टेबल से। जी जी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम तो बहुत पीएचडी स्कॉलर है, बहुत रिसर्च होता है, लेकिन उसका आउटपुट सब वो मल्टीनेशनल कंपनी के पास चला जाता है, वो भारत के बाहर चला जाता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी अश्विनी सर आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसको? ये मेरा लास्ट सेंटेंस है। जी 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 सर। अश्विनी वैष्णव साहब ने बैंगलोर में क्वालकॉम का एक 2 नैनोमीटर चिप का इनॉग्रेशन किए। देखिए, वो क्वालकॉम कंपनी अमेरिका का है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा खुश होने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इंडियन इंजीनियर का रिसर्च लगा हुआ है।
तो हमारा जो हार्ड वर्क है, जो रिसर्च है, उसका जो फ्रूट्स है वो हमको नहीं मिलता है, और हम उसको करोड़ों या लाखों गुना रेट में परचेज करते हैं, लेकिन रिसर्च जो है इंडियंस करते हैं। तो मेरा ये 3-4 चीज जो है मैं सोच रहा हूँ ये हमको रिसर्च में इसको ध्यान देना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब एक बार अपना परिचय दे देंगे? डॉक्टर साहब वैसे टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं। मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूँ डीडीजी डिपार्टमेंट टेलीकॉम में। जी थैंक यू सर, शुक्रिया। इसलिए उनकी ये सारी बातें, उनका एक बड़ा व्यापक अनुभव है, और लैंग्वेज टेक वॉर जो आजकल चल रही है उसको वो बड़े अच्छे से समझते हैं, और उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। अब उनके साथ और भी कई विद्वान जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं आजकल। तो बहुत अच्छा है जी। इससे पहले कि कौंडिन्य जी आप प्लीज आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ। उसके बाद डॉक्टर अनुराग वर्मा जी, देन फॉलोड बाय इंदु शर्मा जी। एक छोटा सा चीज रह गया था सर, मैं थोड़ा कंप्लीट करना चाह रहा हूँ अभी। एक्चुअली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो एकेडमिक ऑडियंस है और जो नॉर्मल जनरल ऑडियंस है, दोनों के बीच में ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है सर कि हम अननेसेसरीली हम साइंस से हम वेदांत समझने का ट्राई कर रहे हैं, या तो हम रिवर्स में, वो भी कंफ्यूजन है, वेदांत से साइंस समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों ही गलत है। वेदांत से विद्या की ओर जाना है, तो विद्या साइंस वो उतना वो एकदम से कनेक्शन बहुत मुश्किल है दोनों का। तो दोनों को थोड़ा सेपरेट आंखों से देखना जरूरी है। जैसे इंद्र के पास सहस्त्राक्ष, मतलब उनके पास 1000 आईज थे, हमारे पास भी बहुत सारा दृष्टिकोण होना जरूरी है। वेस्ट अलग से है, अपना मतलब दृष्टिकोण टोटली डिफरेंट वे में ऑपरेट करता है। तो हमको क्वांटम मैकेनिक्स हमको समझने का जरूरत नहीं है, हमको वेद से हमको एकदम ही जरूरत नहीं है समझने का, क्योंकि उधर फेनोमेनोलॉजिकल जैसे बता दिया था पहले मैंने कि वो फर्स्ट पर्सन व्यू ही है, वो कॉन्शियसनेस सेंट्रिक ही होता है जनरली देखे तो। अंदर से, आपके अंदर से ही निकल के आता है चीजें। हम बाहर भी देखते हैं, वो भी आपके अंदर से ही वो उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये चीज एक मेजर जो हमारा अपना ये है, क्योंकि उनका हम क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने लग गए तो वो तो अलग चीज हो गया, वो उनका है, वो टोटली उनका है। तो ये कंफ्यूजन से हमको बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमको अपना प्रमोट करके आवर प्रोडक्ट, और हमको इसी को स्केल अप करना चाहिए, और ग्लोबल स्केल। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा जी, इतना ही कि हमारा अलग है उनका अलग है, ये नहीं है। देखिए अलग होता है एक्चुअली मैं आपको जस्ट कुछ चीज बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जो पूरा जो माने सोच है ना, वो सोच है कि हम लोग सन्यास बनेंगे और मोक्ष के तरफ ओनली जाएंगे। ऐसा नहीं है। राम राज्य और जो प्रॉस्पेरिटी, जो हमारा मंदिर है, जो बना हुआ है मंदिर, और जितने सारे चीज है, देखिए हमारा 3 विज्ञान है। हम सोच रहे हैं कि हमारा ओनली जो अक्षर विज्ञान है, जो वैशेषिक सूत्र है, जो अक्षर विज्ञान है, जो सांख्य सूत्र है, तो ये हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये सब तो हमारा नहीं है। लेकिन हमारा सूत्र को व्यवहार करके न्यूटन्स लॉ बना हुआ है हमारा सर। एक छोटा सा वैशेषिक सूत्र में सर वैशेषिक सूत्र में कि ये हमारा तो काम नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट दोनों को सोचना है, और अव्यय ये तीनों को विज्ञान को सोचना है। चलिए सर, वैशेषिक सूत्र में धर्म का परिभाषा ऐसे किया गया, धर्म क्या होता है? अभ्युदय जो दे, निश्रेष्य जो दे। तो 2 चीज है ना सर, अभ्युदय भी है, आपका मटेरियल फुलफिलमेंट भी है, स्पिरिचुअल भी है। अभ्युदय निश्रेष्य दोनों ही होना चाहिए। धर्म वो एक फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है सर। ये एक्चुअली आप भी देखिए, इस संवाद को थोड़ा अग्रसर करते हैं, फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड एक बार हम पूरा कर लें। जी डॉक्टर अनुराग वर्मा जी, उसके बाद मैडम इंदु शर्मा जी, देन फॉलोड बाय अक्षय चैतन्य जी, डॉक्टर अखिलेश जी। जी सर, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब। प्रणाम आशुतोष जी। मेरा ये दूसरा विजिट है यहाँ पर, और
मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ लिबरल आर्ट्स में। और ये भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरा संस्कृत में अभी तक बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर शुरू किया है। और मैं आर्किटेक्ट हूँ बैकग्राउंड से, और मैं उस फील्ड से इंक्विजिटिवनेस से यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल सिस्टम पे आया हूँ। तो मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से बोलूंगा कि जैसे रिसर्च तो मैंने भी किया है कि जो हम नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, उसको हम शायद हमें थोड़ा कोटर्मिनस करके देखना पड़ेगा अपनी लर्निंग मैकेनिज्म से। क्योंकि जैसे मैं रिसर्च करके आया हूँ, अब मेरी उम्र भी हो गई है, थोड़ा सा मैं जुड़ा हुआ हूँ इस परंपरा के साथ पिछले 8 सालों से, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो मेरे को जो आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया था वो मैंने पूर्व में पढ़ लिया था, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी सी उसकी कॉम्प्रिहेंशन हुई। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि लर्निंग को हम कैसे कैटलाइज कर सकते हैं, कि अगर इसको लर्निंग सिस्टम की तरह देखकर हम अपने ग्रेजुएशन के कोर्सेज में भी लेके जा सकते हैं। तो ये जो भी आपकी एक एक स्लाइड है, उसको एक एक स्टेप पर हम अलग अलग स्टेजेस पर टेकअप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के लिए जो लेट एंट्रेंट्स हैं, मेरे जैसे, मेरे जितने लेट नहीं लेकिन मे बी कौंडिन्य जी की एज के लोग, अगर इस तरह के लोग हमारी परंपरा में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको कोई चीज मिल पाए स्ट्रक्चर्ड तरीके से। क्योंकि अब ऑब्वियस है वो पूरी पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे जिस तरह से संस्कृत में लोग करते रहे हैं, लेकिन उनको एक मैकेनिज्म मिल जाए लर्निंग का। क्योंकि ये हमारी है कि अगर मैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहूँ इसको, आज मेरे पास तो समय नहीं है इतना, लेकिन कोई अगर 30 साल की उम्र में सीखना चाहता है तो वो कैसे जाए। तो मेरा एक आग्रह है कि इसको अगर लर्निंग मैकेनिज्म्स के साथ जोड़ दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी, निश्चित रूप से सर, ये एक प्रयास रहेंगे, और आपकी सकारात्मक प्रति संवेदन जो है वो बड़ा उत्साहवर्धक है। निश्चित रूप से इसको और अधिक विस्तार करेंगे, और आपसे जब आगे बातचीत होगी तो इसको और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यही एक प्रॉब्लम, जैसे कि हाँ, एक बस लास्ट पॉइंट, जैसे कि ये ब्रिज था कौंडिन्य जी और सुब्रत जी के बीच का, कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स करने जा रहे थे, जिसमें जो मास्टर ट्रेनर थे हमारे, वो आए यहाँ पर, जिन्होंने IKS सेल से ट्रेनिंग की, और कोर्स जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो एथिक्स एंड मोरालिटी इन भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो जब क्वेश्चन आया कि एथिक्स एंड मोरालिटी है, ये कॉन्सेप्चुअली या मेटाफिजिकली को कैसे समझेंगे, ये प्रश्न आया, तो मैंने कहा कि हम अपनी ही परंपरागत तरीके से इसको क्यों ना पढ़ाएं। एथिक्स कैन बी आफ्टर थॉट, उसको रिलेशनशिप दे सकते हैं, लेकिन थीमेटिकली उस सब्जेक्ट का कोर क्या, हमें एथिक्स एंड मोरालिटी इन भारतीय नॉलेज सिस्टम्स, फिल्टर क्या है लर्निंग का या लेंस, वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर और उत्साह वाली जो है आपने बात रखी है, और निश्चित रूप से आगे कुछ न कुछ हम कर ही लेंगे। ऐसा सभी मिलके जब प्रयास करेंगे, इसी को लोक संग्रह कहते हैं। ये संवाद लोक संग्रह के लिए ही है, विवाद के लिए नहीं है। उसके लिए संसद है। जी मैडम इंदु शर्मा जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। हाँ, आज आपका विषय है जो औपनिवेशिक, मतलब विश्व के परिदृश्य से विभिन्न विषयों को आपने लिया है। मैं अपना कवर कर पाती हूँ नहीं कर पाती, देखती हूँ। इसके अंदर ना सबसे बड़ी बात है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो संस्कृत का दुर्भाग्य है। देखो, संस्कृत उससे आगे, मैं ऐसा मानती हूँ। उसके अंदर आपको है ना, खेतों के नाप जोख की पूरी रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा आपको संस्कृत के अंदर। आप वहाँ देखिए। दूसरा, अगर आप उसमें मंदिर निर्माण का अगर आप देखते हैं वास्तुकला के रूप में, तो वहाँ का नाप जोख भी आपको संस्कृत में मिलेगा। अगर आप है ना चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं तो 2018 से नहीं, 18वीं शताब्दी में अपने यहाँ एलोपैथी आई। हमारे यहाँ उससे पहले आयुर्वेदिक थी। उसके अंदर रसायन वगैरह और चिकित्सा और ऑपरेशन वगैरह सब है, उसमें कई जगह सक्सेस हुए हैं। तो आप वहां से भी ले सकते हैं। आप वाणिज्य के अगर रूप में लेंगे तो आप चाणक्य का अर्थशास्त्र देखें, व्यवहारवाद देखें। वहां पर भी आपको वो चीजें मिलेगी कि किस तरह से हिसाब किताब लगाया जाता है। और अगर आप मोरालिटी के अंदर देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, तो आप मित्रलाभ लीजिए, हितोपदेश लीजिए, नीति से संबंधित साहित्य आप ले सकते हैं। और कई लोगों ने उनके खास खास श्लोक इकट्ठे करके रख रखे हैं
जैसे मानस महाकाव्य में कहूँगी कल्कि अवतार के अंदर उन्होंने बताया कि है ना आर्थिक युग जी, में जी। पैसा कितना ज़रूरी है, अर्थ के बिना आप धर्म नहीं कमा सकते। ये बिल्कुल। शास्त्रोक्त युक्ति है। उन्होंने ये मैनेजमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आप कुछ भी करके पैसे कमाइए, उसके बाद दान कीजिए, अपने पापों का भी शमन कीजिए, वो करिए। और क्योंकि इस धरती का तो अभी भगवान वही चल रहा है, जो दिख रहा है। जिसके पास धन और सत्ता है, जी। वही धनवान है। तो ये और उसके अंदर आप राजा के नियम, कायदे उसका भी आपका दे रखा है। आप वहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे नीति शास्त्र राजा को अपने अधिकार बताता है, क्या करता है। वो तो खैर अब वो चीज़ें हो गई, जी, जी। लेकिन हम जो दूसरे क्षेत्र हैं, उसके अंदर इन वाले टॉपिकों को हम कवर कर सकते हैं। उसमें आपको खगोल शास्त्र भी मिल जाएगा, जो आपको अंतरिक्ष शास्त्र भी मिल जाएगा, आपको कणाद भी मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा कि आपने विद्युत का जो नियम बनाया है, जैसे जी, विद्युत का जी। निर्माण कर लिया था पहले, उसके श्लोक भी मिल जाएँगे, उसने किस रसायन का उपयोग किया। संस्कृत सिर्फ़ एक भाषा थी, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट थे, खाली एक पंडितों की जी, भाषा नहीं है। इसको ऐसा नहीं मानना जी, चाहिए, उसमें हर विषय जी, समाहित है और हम उसके हिसाब से रिलेट करके हर सब्जेक्ट के अंदर हम उस श्लोकों को निकाल के खास-खास जो ऐसा कोई रिसर्च कर रहा है, उसको लेकर हम उसको संग्रहित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, संस्कृत भाषा पहले सीखना ज़रूरी है, अगर आप उस जी, साहित्य जी। को समझना हुँ, चाहते हैं। उसके लिए जी, मैं पहले भी आपको कहा कि है ना संस्थानों में यूनिकोड में वरा के अंदर बच्चों को हुँ, टाइप करना सिखाएँ, जिससे संस्कृत संधियाँ अपने आप हो जाती है। तो उससे वो बच्चे अपने लिखना सीखेंगे और एआई को भी पकड़ना सीखेंगे और उनको इंग्लिश जी, में दिक्कत होती है तो अपनी भाषा में ही एआई को आगे डेवलप कर पाएँगे। मेरा ऐसा जी। विचार है। जी, जी, अब धन्यवाद मैम। ये हाँ, धन्यवाद अच्छी सर। अच्छा आपने अच्छी सूचनाएँ दे दी। जी डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी और फिर उसके बाद डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी। थोड़ा सटीक और बस संक्षिप्त से ही अभी बात रखें ताकि फिर सेकंड राउंड की ओर हम जाकर के इसको एक संपूर्णता प्रदान कर सकें, आज के सारे विषय को। सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूँ। विषय बहुत गूढ़ है और आदरणीय आशुतोष जी ने जितनी मेहनत करी है, मैं हर बार देखता हूँ कि हम उसका कुछ % भी मेहनत नहीं करते हैं। मैं इस विषय में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सुझाव मेरा है सभी विद्वान गणों से। अगर आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानना चाहते हैं, वेद को जानना चाहते हैं, उपनिषद को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मोटी परिभाषा ईश्वर के बारे में जानना पड़ेगी, क्योंकि सृष्टि के प्रथम में जो 4 ऋषि थे, उनके हृदय में ईश्वर ने वेद ज्ञान का प्रकाश किया था। यानी वेद भी नित्य है और ईश्वर भी नित्य है। तो ईश्वर के गुण कर्म आप जानोगे तो वेद के बारे में आप समझ पाओगे जी, और जी। उपनिषद और दूसरे ग्रंथों के बारे में भी सही से व्याख्या हो पाएगी। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि सही बात जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम किसी वैदिक विद्वान के संपर्क में आके या उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त करें। और इसमें मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि जो महर्षि दयानंद या उनके शिष्यों द्वारा ग्रंथों का भाष्य किया गया है, संपादन किया गया है, उन्हीं को लेंगे तो हम सत्य को जान पाएंगे। अन्यथा हम यही खोजते रहेंगे कि वेदों में इतिहास है, सरस्वती नदी का जिक्र है या वो उसका जिक्र है, मतलब या ऋग्वेद पहले बना था, बाकी वेद बाद में बने थे। तो ये अज्ञानता हम दूर कर पाएंगे अगर हम सत्य सनातन धर्म के विद्वानों के संपर्क में आकर ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हम इन ग्रंथों की वास्तविक स्थिति जान पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। बिल्कुल सही है कि कहीं तो हमें विश्वास के आधार पे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। हालाँकि स्वामी दयानंद ने जो विरजानंद जी से सीखा, वो अपने आप में पूरी एक प्रक्रिया है शोध की, लेकिन उसके ऊपर चर्चा कभी हुई नहीं है। तो कभी देखते हैं निकट भविष्य में। जी स्वामी अक्षय चैतन्य जी और उसके बाद डॉक्टर सुभाष जदू जी और डॉक्टर मोहन जी। जी, अक्षय जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सर्वेभ्यः नमो नमः। काफी अच्छा विषय है और जैसे कहा गया प्रारंभ में संगति शब्द के बारे में, तो ये जान लेना आवश्यक है कि मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च जो है
अपने वैदिक वांग्मय से संबंधित, भाषा से संबंधित, साहित्य से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, समाज विज्ञान से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, उसमें 3 फॉर्मूलाज सर्वमान्य हैं। जो आचार्यों की परंपरा है उसमें तो है ही। सबसे पहले आता है श्रुति, युक्ति, अनुभूति, स्टडी, रीजनिंग, एक्सपीरियंस। उस पर तो एक कार्यक्रम यहाँ पहले आयोजित किया जा चुका है। दूसरा फॉर्मूला है वो है न्याय दर्शन, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, दृष्टांत, उपनयन। तीसरा है पंच अधिकरण, जिसके बारे में कहा गया कि चलो भाई संगति जो शब्द है, ठीक है, उस जमाने में उसमें वो प्रयुक्त होता था, पर हमने जब अपनी शोध प्रारंभ की कुछ आयामों के ऊपर, और जिस परंपरा से हम लोग आए हुए हैं, गुरुकुल परंपरा से, वहां पर यही बात स्थापित हुई कि संगति हर जगह आवश्यक और अनिवार्य है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शोध के दौरान कभी जो आपके गाइड हैं या गुरु हैं, उनकी भावनाएं हावी हो जाती हैं, कभी हम अपनी भावना को हावी कर देते हैं, कभी दोनों की भावना हावी हो जाती है और कुछ बिंदु टूट जाते हैं। इसलिए संगति दोनों में ही आवश्यक है और ये मूल्य सिखाया जाता है। देखा है तो चूंकि मेरी पृष्ठभूमि जो है वेदांत की है, और उस परंपरा में तो ये एक अनिवार्यता है, रहती ही है कि भाई संगति लगी कि नहीं लगी ये बताओ पहले। तो उस आधार पे चर्चाएं होती हैं। तो इन सब आधारों पे जब हम बात को आगे बढ़ाएंगे, रिसर्च काम को आगे बढ़ाएंगे, तो निसंदेह कुछ अच्छी चीजें सामने आएंगी। तो होता क्या है, बिना संगति के फॉर्मूला तो आपके पास हैं, आपको लगाना भी आ गया, पर क्या हुआ कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो वहां पर जो इंटरप्रिटेशन आप बच्चों के सामने रखोगे तो बच्चे तो पहले से कंफ्यूज हो जाएंगे, जो सब्जेक्ट के ही नहीं है, जो इंजीनियरिंग के अथवा कोई विदेशी छात्र बच्चों के सामने अगर आप पढ़ाएंगे, वहां पर संगति का तो सर भी नहीं है और उनके सामने 56-60 टीकाएं रख दी गई, तो वो तो कंफ्यूज ही रह गया। अब यहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम की, पाठ्यक्रम की बात होती है, होनी भी चाहिए। तो अब टीका किसकी रखोगे? अब गीता तो पढ़ानी आसान है, भाष्य किसका रखोगे, टीका किसकी रखोगे? तो वो जो 3 फॉर्मूलाज बेस जो है, नींव की ईंट जब पहले मजबूत करें, उस पर ठीक से बात हो, तब बातों को आगे बढ़ाएं, तब ठोस कार्यक्रम बनेगा। अब रही एआई की बात आई, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एआई भी आउटपुट तभी देता है जब उसमें सही इनपुट हो। कि उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूं अपनी सिंधु सभ्यता की, जब मैंने रिसर्च किया तो एआई जो बता रहा था तो साफ समझ में आती है बात। तो ऐसे कुछ बिंदु हैं, तो इन पर पहले समझदारी एकदम स्थापित हो जानी चाहिए 3 फॉर्मूलाज पर, कि भाई ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं। ये देखिए, हमारा आपका विचार अलग हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, पर वो जब हम चाहते हैं कि समाज माने और एक पाठ्यक्रम के रूप में उसे हम स्वीकारोक्ति के राह पर ले जाना चाहते हैं, तो जानी बात है, फिर तो भाई वो एक ही रिजल्ट निकलेगा, एंड दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। बिल्कुल जी। तो भी संक्षेप में तो इतना ही है, और तो फिर आगे में बात होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है और बड़ा ठोस है। निश्चित रूप से इसके ऊपर अगले राउंड में बात लेंगे जी। डॉक्टर सुभाष चौधरी जी एंड देन फॉलोड बाय प्रोफेसर मोहन मुट्टू जी, और उसके बाद अगर हीरालाल वांगू जी और के सदानंद जी। आशुतोष जी धन्यवाद। Am I audible? जी जी। आशुतोष जी, पहले आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों को प्रणाम। साथ ही में महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व का आजकल सोशल मीडिया पे बहुत व्याख्यान चल रहा है कि 15 तारीख को हमारे ल्यूनर पोजीशंस, जो सोलर सिस्टम में सन का पोजीशन है और स्टार्स का पोजीशन है और मून का पोजीशन है, दे आर गोइंग टू बी इन अ पर्टिकुलर एंगुलर फॉर्म। फिर आप रात में 11 बजे से 12 बजे तक अपना स्पाइन इरेक्ट रखेंगे तो फिर आपका कनेक्शन, कॉस्मिक कनेक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत से सोशल मीडिया पे कंटेंट्स आजकल महाशिवरात्रि के दौरान चल रहे हैं। मेरा सभी जनों से, आप सभी से एक अनुरोध है कि हम जब शोध कार्यों में लोगों का उन कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा पीछे अपनी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन पे थोड़ा एक बार ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम
आजकल एक ऐसे युग में है जहाँ पे हम बच्चों को अब परसेंटेज या ग्रेड पे नहीं छोड़ रहे हैं, अब हम उनको परसेंटाइल पे छोड़ रहे हैं कि उनका जेई में, ऑल इंडिया टेस्ट में किसको कितना परसेंटाइल आ जाएगा, उसका कैरियर वैसे ही सेटल हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कोई भी सर्वे रिपोर्ट में कि कितने बच्चे हैं जिनका 90-80 परसेंटाइल है और वो संस्कृत विज्ञान को ऑप्ट करते हैं, वो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी को छोड़ करके संस्कृत का व्याख्यान में एडमिशन लेते हैं। ये एक बड़ा विषय है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में सिर्फ एक वर्कर मैनेजर को ट्रेन करना चाहते हैं, चाहे वो फिर डॉक्टर की शेप में हो, चाहे वो इंजीनियर की शेप में हो, चाहे वो प्रोफेसर की शेप में, तो आता ही नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट चॉइस दिया जाता है आपको परसेंटाइल में कि आपको क्या बनना है। तो पहले तो आप ले लेंगे जिसमें आपको सीटीसी साल का 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे करके होगा, वैसे प्रोफेशंस आप ले लेंगे, और आप कॉलेज में उनको 4th ईयर में या 3rd ईयर में एक कैंपस इंटरव्यू करेंगे, और जो आपकी कंपनीज हैं जहाँ पे संस्कृत का क्या तो भारतीयता का भी ज्ञान नहीं रहता है, और वो आगे निकल जाते हैं। और जो लोग नहीं हाथ पैर मार देते हैं परसेंटाइल लाने के लिए, वो फिर हमारे सभाओं में बैठ करके व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ पर हम पहुंचना चाहते हैं? क्या हम एक वर्कर और एक मैनेजर के नीचे एक वैज्ञानिक को रखना चाहते हैं? जी जी। तो आपका इंडिपेंडेंस कहाँ है रिसर्च में? I am a subservient when I am doing a research to a person who knows nothing about science, who knows nothing about Vedas, who has no knowledge of Sanskrit. आप बताइए, हमारे यहाँ पे जबरदस्ती में मेरे ख्याल में स्कूलों में 8वीं या 9वीं या 10वीं तक संस्कृत पढ़ाया जाता है, अब वो खत्म हो गया। अब अगर बच्चों को संस्कृत ही नहीं आता है तो वो नीर, जल, पानी, वायु, इन चीजों को तो उसको पता ही नहीं होगा कि एक पानी जो शब्द है, जो हम अंग्रेजी में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में तो उसके इक्विवेलेंट 100 वर्ड्स हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हम गूगल से, ये एआई से आप एक पिक्चर बनाएंगे तो उसका मूड, एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आता नहीं है। वो आएगा कहाँ से? क्योंकि उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जो लैंग्वेज है मशीन का, वो वाटर का, पानी का वाटर है। उसको अगर नीर कहा जाएगा, वो वाटर लिखेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं नीर का इक्विवेलेंट वाटर है। और उसको अगर कहेंगे फिर अमृत है, तो उसको पता ही नहीं वो वाटर है। तो हम कहाँ पर हैं? मेरा सबसे यही अनुरोध है कि हम अगर अपने भविष्य को थोड़ा सा सुदृढ़ करना चाहते हैं, हमारे से जो गलतियां हो गई वो तो हो गई, हमने गलत हिस्ट्री पढ़ ली, भाई आर्यंस ने इंडिया में इन्वेजन किया था, अब हम क्या करें, हम तो उसके फकीर हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भविष्य में, जो मेरे आप सभी से प्रार्थना है कि जो हमारे भविष्य में 10 साल के, 15 साल के नर्सरी में आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए किसी भी तरीके से नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी पे हमें उनके सिर पे बैठ करके कहना, भैया संस्कृत 12वीं कक्षा तक कंपलसरी करो। ये और ऐसा नहीं है कि संस्कृत में लोगों के 100 में से 100 नंबर नहीं आते। मैंने देखा है अपने करिकुलम के टाइम पे, पीपल वुड टेक संस्कृत बिकॉज इसमें 100 में से 100 नंबर आते। आपको मैथ, फिजिक्स में भले ही 99 आ जाए, लेकिन संस्कृत में आपको 100 में से 100 आ सकते। इसी तरीके से हम सभी लोगों से अनुरोध कर लें कि भैया 12वीं क्लास तक जबरदस्ती लोगों को संस्कृत पढ़वा दो, किसी भी तरीके से। मदर टंग पढ़वा दो, कोई बात नहीं, मगर संस्कृत पढ़वा दो। बस मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर हम रिसर्च पे जाना चाहते हैं, पहले लड़कों को संस्कृत पढ़वाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपके इस विचार का मैं बहुत आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ। वाकई आपकी चिंता बहुत समसामयिक है, और इसीलिए आज जो शब्द मैंने प्रयोग किया था कि ज्ञाने स्वराज्यम, कि लड़ाई जो स्वतंत्रता की थी उसमें स्वराज्य की बात तो तिलक ने की, स्वामी दयानंद ने की। पहले स्वामी दयानंद ने की, उसके बाद वो तिलक ने की। और लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में जब तक स्वराज्य हम स्थापित नहीं करते, अपनी प्रणालियों को स्थापित नहीं करते, तो ये नहीं होगा, आपकी चिंता का उद्धार नहीं हो पाएगा। लेकिन चलिए इसको भी हम टेकअप करेंगे। जी, आगे आप में से प्रोफेसर मोहन जी और के सदानंद जी या हीरालाल वांगरू जी, मैं इस, क्योंकि सारे के सारे लोगों को नहीं अपनी स्क्रीन पे देख सकता लिमिटेड स्पेस की वजह से, फिर मुझे, तो आप प्लीज अपने आप अनम्यूट करके एक-एक करके अपनी बात संक्षेप में और सटीक रूप में रखें, और फिर हम जो है वो अग्रसर
हूँ। आशुतोष जी, जी सर। एम आई ऑडिबल? यस यस यस। कृपया अपने को मुझे माफ प्रकट भी कीजिएगा, करते हैं। इंग्लिश आपके और दर्शन भी हिंदी हो में रहे हैं। बात करूंगा। जी सर, हेलो, आप अपने दर्शन भी दे दीजिए। सर आप अपने दर्शन भी दे दीजिए, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। वो कर लिया जी। ओके जी सर। मेरा पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रक्रिया शुरू की है। इसका तो आई एम जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट हियर, मैं सीखता ही जाता हूँ। इतने विद्वान आपने लाए हुए हैं। अभी अभी प्रवक्ता ने जो कहा बहुत सही कहा है। मैं कई यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो जेएनयू में एक शारदा कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर साहब संस्कृत के हैं, हमें बताया गया, जिसकी पुष्टि आप कर सकते हैं, कि सबसे बाहर रिसर्च करके पता चला कंप्यूटर में जो है, जो लैंग्वेज है, जी संस्कृत इज द बेस्ट एंड नन अदर देन संस्कृत कुड टेक एंड अडॉप्ट इट, एक कंपेरेबल। जी तो ये तो एक चीज है। और इसी पे पुष्टि करने के लिए ये जो अभी भाई साहब ने कहा है, मैं जी बिल्कुल उनका अनुमोदन करता हूं कि संस्कृत जो पीछे 8वीं तक थी उसको बिल्कुल खत्म किया गया है। बहुत ही चिंताजनक है। ये शुरू से की जानी चाहिए। और मुझे बड़ा विशेष अचंभा क्या, इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट अमेरिका में, जर्मनी में, यूके में इतना डीपली रिसर्च हो रहा है और हमारे ही प्रोफेसर वहां जाके उनको सिखाते हैं। हमारे प्रोफेसरों को इतने इंसेंटिव्स यहाँ प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं कि वो और इसमें शोध या रिसर्च करते रहें। एक और मेरा आपका सुझाव है, जो आपके गाइड्स हैं, कृपया मेरा उनसे बहुत निवेदन है, जो बच्चे आपके पास सीखने या टॉपिक के लिए उनको इतना उत्साह बढ़ाए, हतोत्साहित मत कीजिएगा। वर्षों लग जाते हैं और उनके काफी सारे होते हैं बच्चे। मैंने कई यूनिवर्सिटीज में देखे हैं, उनका यही है, करते बेचारे रगड़ते रहते हैं, वो रिसर्च कभी पूरा नहीं होता है। जी जी जी। तो मेरा ये निवेदन है कि कुछ प्रणाली, कुछ एनईपी के थ्रू या किसी भी प्रकार माध्यम से या आपके माध्यम से एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए, जहां पर भी जो ये शोध करता है, जो रिसर्च है, वो उनको प्रोत्साहित किया जाए। एक और जो हमारे अनुभव में आई है, कुछ ये किसी ने इसका प्रसंग भी छेड़ा था, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने जो शिक्षा ली है, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं ली है, लेकिन मैं उनको मूविंग यूनिवर्सिटी कहता हूँ। आप वेद लीजिए, प्राण लीजिए, भगवत गीता लीजिए, क्या प्रवचन करते हैं, क्या उनका रेफरेंसेस देते हैं, ईस्ट वेस्ट का मिला के किस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन करते हैं। अभी आपने उनका भी थोड़ा रेफरेंस दिया था, शायद दयानंद जी का। इसी प्रकार अभी भी इस वक्त भी देयर आर स्वामी जीज who are, I just call them moving universities, and they keep on. I can also refer them. You can also attend their courses. I'm surprised. What is this thing? ये भी शोध का एक है। इनके अंदर ये अनुभूति या ये ऐसी व्यापकता, इतनी गहरी सोच और प्रेजेंटेशन कहाँ से आती? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत सकारात्मक आपने टिप्पणियां की हैं, तो आपका बहुत आभार। जी प्रोफेसर मोहन जी, एंड देन फॉलोड बाय के सदानंद जी। नमस्कार सर, अगर आप जी सर प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर। सुभाष जी ने हमें कहा, इसके बारे में मैं कहूँगा कि आई लाइक बोथ ऑफ अस, आई एम आल्सो एन प्रोडक्ट ऑफ ओल्ड सिस्टम। जैसे मैं एक कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर हमको और क्रिश्चियनों को अलग किया जाता था। उनको बाइबल सिखाई जाती थी, लेकिन हमको मॉरल साइंस सिखाया जाता। तो बस एक ही ने बनाया सभी जिंदगी में। आज हमको इतना उत्साह है संस्कृत के प्रति, लेकिन आज भी मैं संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 70+। So I feel we have, as one earlier speaker has said, we have lost that, but let the future work. So having what Subhash said, having Sanskrit from class 1 is very, very important. So that the fundamentals लोगों को एटलीस्ट जैसा नींद और क्या अमृत क्या तो समझ में आए। I think we all have. I feel without that happening, I think we will be क्या बोले बाकी। So we have to pinpointly do this. That is the only. This is what I believe. A beautiful base has to be created among the masters. All are. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.
इससे पहले कि सदानंद जी को मैं बुलाऊं, अगर डॉक्टर उन्मेष जी और देव शर्मा जी, डॉक्टर देव शर्मा जी अगर संक्षेप में अपनी अपनी टिप्पणी रख लें। जी, धन्यवाद और नमस्कार सभी को, और आपको हार्दिक बधाई कि आपने संस्कृत विषय को लेकर के इतने विषयों से जोड़ा है और उसको कितना आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 98 में मैंने पीएचडी की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से योग दर्शन पे, और सच्चाई ये है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैंने पीएचडी कर ली थी। लेकिन उसके बाद में एक विषय मैंने वेदों पर लिया और मनचाहे संतान, ये विषय मैंने लिया, और सच मैंने इतना काम किया कि हाँ, इसमें आपके एम्स में मैंने डॉक्टरों को प्रश्न कर दिया कि क्या हम डिजीज फ्री बच्चे दे सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप संस्कृत पढ़े हुए हो या आप आयुर्वेद पढ़े हुए हो? मैंने कहा जी ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तो सर, स्वामी दयानंद लिखते हैं कि एक्सीलेंट माइंड, एक्सीलेंट हेल्थ, फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज, और अच्छे गुण कर्म स्वभाव के बच्चे होंगे। सर, मैंने उसको 20 साल 30 साल लगा के प्रूव कर दिया है, और मेरे पास में ऐसे इतने सारे केसेस हैं जो ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं, और मैंने उन्हीं को वेदों से लेकर के जो बच्चे आजकल मैच नहीं मिला पा रहे हैं, हाउ टू चूज अवर लाइफ पार्टनर, सर उसके लिए मैंने एक वैदिक मिलन पत्रिका तैयार की है संस्कृत बेस्ड। और व्हाट मैरिज इज, मैरिज को मैंने यूथ को समझाने के लिए सारा वेदों से ले लिया। और सर ये देखिए कि स्वामी दयानंद ने संध्या पर कुछ मंत्रों को इकट्ठा किया है, मैंने उन मंत्रों को 10 साल लगा करके सर इतनी रिसर्च की, और उस पुस्तक का नाम मैंने लिख दिया जस्ट रिलैक्स, और सर वो इतना यूजफुल हो रहा है कि मैं तो दंग रह गया हूं। मैंने एक चीज पढ़ी थी बस उसमें बीए में और एमए में, शिवेत रक्षते, वो मेरे दिमाग में ऐसी फिक्स हो गई कि मैं जो भी वेद मंत्र पढ़ता हूँ या जो भी ग्रंथ पढ़ता हूँ, वहां से भी सारी चीजें मेरे अपने आप निकलने लगती है। तो संस्कृत कितनी रिलेवेंट है, संस्कृत कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना मतलब सब कुछ इसमें है, कितना कुछ हम लोग दे सकते हैं समाज को। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ कि आपने हम सब लोगों को इस कार्य के लिए जोड़ा है। नहीं, आप सबका धन्यवाद है, ये सामूहिक कार्य है। और जी। और मैं चाहूंगा कि आप इस विषय के ऊपर किसी दिन जो है एक लेक्चर हमारे साथ साझा करें, अपने ज्ञान को साझा करें, क्योंकि ये बड़ा रेलेवेंट है आज की सोसाइटी में। ये जो कंपैटिबिलिटी का जो एक इशू है फैमिलीज के बीच में, तो वो बहुत जरूरी है। तो उसको आप जरूर कभी टेकअप करें जब भी आप समय दे सकते हैं। जी। उसके बाद उसके बाद क्या उमेश जी थे शायद, या और क्योंकि मैं सबके नाम नहीं देख पा रहा हूँ, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात साझा कर लें, नहीं तो फिर इस बात को जो है वो हम थोड़ा सा अग्रसर करेंगे, सेकंड राउंड में इसको पूर्णता की ओर लेके चलेंगे। किसी और की कोई टिप्पणी है? नहीं तो फिर मैं जी अक्षय जी स्वामी जी, आप एबीवीपी जी प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्ते जी सभी विद्वान, नमस्ते सभी विद्वान जनों को मैं हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ। आप मैं तो आर्य समाज हूँ, आप बोलते हैं ना स्वराज्य और कंसेप्ट, स्वामी दयानंद जी 2 वाक्य बोलते हैं, एक सुराज्य एंड अनदर इज स्वराज्य। स्वराज्य मीन्स एनी पीपल हु गवर्न अस विथ गुड थिंग, दैट इज स्वराज्य। बट इफ आवर पीपल rule on us, that is Swarajya. That was his concept, and this was the concept of Swarajya. Now we are going onward the Swarajya concept. Now we do not have the Swarajya. Now we are going forward to the Swarajya. This is the condition of our country, and in this a new education policy, something is added likewise. And another thing, for you may not take it my own thing,
in Odisha, we have make a Sanskrit as a compulsory till 12th class. That is MIL. MIL does not means it is mother language. It is modern Indian language. In the modern Indian language category, we introduced to Sanskrit as a paper, and a student of a science student. What are some people asked that a student of science people, they are very much eager to receive this paper because they are getting more than 90% mark in this because we have grammar, we have a translation or something like that. That is why they are getting more mark. And the science student, those who are very interested for their mark, they generally use or they generally take the Sanskrit as the paper. This is the condition of Orissa, and for some time it was little bit break, and now we are going to remove it, and we think we are proceed. Here one thing please excuse me. One thing we are doing that in post graduation we are doing 2 courses. That is post graduation in Vedic meditation and yogic science, and another is Vedic civilization, culture, and science. Here we generally people comes from art student, only Sanskrit student. They are reading, but here we make it open that any graduate can read it. Mainly, our course is based on maximum the concept of Swami Dayananda and Hedgewar. This is likewise we are doing this course. We are starting, not at started. From July it will be started. Likewise we are preparing. And one thing I say that when we use the word water, near, one thing I do feel extremely in my heart that language cannot be transliterated. Wife does not mean the Stri. Wife does not mean the Ardhangini. Right. For every, we must write Ardhangini because in English language very poor. We may give some our words to that English language. That instead of writing wife, we may use it Stri or Ardhangini or Preyosi or something like that. We may now, this is a time we may enrich the English language through our language, because for an example that most of the things Hindi they are using in English, like for one thing Pandit. Pandit, they are writing P-U-N-D-I-T, Pandit. Pandit means Sanskrit learned people. They are using in Sanskrit, and they are using in English. Likewise, our words, because we are very rich in our words, we may transfer our words to English language. This is my pure thought. Thank you, sir. मुझको बोलने के आप लोग सुनते हैं, मैं आपका सर धन्यवाद सर, आपका है, धन्यवाद है कि आप जुड़े और आपने अपना विचार हमारे साथ साझा किया. ओवर टू डॉक्टर के सदानंद जी. यस सर. जी. Hello. Methodology. Yes. Am I audible? Hello. Yes. You are audible. Professor Ashutosh ji, as and when you send the supports for listening to this series of lectures on Sanskriti and its importance, I had been searching for finding out the sources of the ancient type of education system, examination system,
award of qualification giving system existing in our country currently. And I was surprised to find out that such resources are available even now in our country. Starting from Gurukula system based on our Shodasha Samskarangal and Sanskrit education, Darshana, and all those different sub-disciplines which you had mentioned. It is being taught in the Gurukula system in these places. That is one information which I would like to share, but I don't have the specific address or contact details of these institutions I am searching. Number one. Number two is I just want to contextualize our discussion today. At what time are we discussing this? It is a time when AI has already defined through James Webb Telescope in the space far away from us in the multiverse, redefined the universe, redefined the multiverse, which Stephen Hawking has had, Aryabhatta, Stephen Hawking, and many the thinkers, scientists have defined and redefined, corrected, and the artificial intelligence has recently again corrected it. Whether it is confirmatory, whether it is acceptable, whether it is the truth, ultimate truth, that is another question. Existing. Now, we are always having the polemic of West, East, etc. But every knowledge system, whether it is according to our methodology or the Western methodology or any methodology of the East for that matter, it has got some relevance, and it depends upon how it is critically evaluated and how it is critically incorporated for our society, so social advancement, etc. So we cannot discard everything, but we have to critically analyze each of one of them. And one point I would like to make clear: the West, even if they have taken many things materially from here, there are certain things which they are still going to accept or still in the process of accepting, or some of them have accepted one such epistemological method which we are following diligently in our Gurukula system under the Guru Chela Guru Parambara system, is a objective knowledge achieved by a methodology called contemplation, which is accepted now in the West, in Western academic forums, and that is a great achievement, I would like to say. It is not that I am subjectively so much interested in a recognition from the West of our knowledge. No, there is nothing like that. But there is an acceptance for the methodology of contemplation and reflection, which our Guru Parambara has done. And to that extent, those knowledge bases which are recorded in the Vedas and Shastras are very objective, because it has gone through the minds of several people, redefined, defined, and added, modified in what based on Yukti, Bhakti, Tarka, etc. And last but not the least, the philosophical question is: can knowledge be divided? You have discussed about bits and pieces of knowledge. Can knowledge be divided? It is a whole unit, you know. It was none other than people, the three scientists behind the Gestalt psychology, or the thought process as evaluated by the German thinkers, and Carl Jung. Recently, developmental language development and developmental science scientists like Noam Chomsky, who have finally said there is a power, an almighty power behind everything, whether you are calling it a universe, multiverse, or a environment, or behind an external intelligence
and Right. that is being accepted by the Western जी, thinkers and the society. It is a very heartening, information for us that right. at least they have thought about it, and they are not able to tell where is the origin of the development of the language, where is the Okay. origin of the development of thought. It is जी, not जी, जी. possible to Oh. define. So that is Hmm. why our Bhakti movement, our belief in Almighty, that movement is very relevant, and it is the correct path that we have to take for accepting as any methodology from any corner. Thank you जी. very much. Thank you, sir. Thank you, sir. These are wonderful comments. Thank you so much. जी हाँ, डॉक्टर कुमुद जी हमारे साथ हैं, और अगर अविनाश जी भी हैं तो या मोस्ट वेलकम। कुमुद जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड देन फॉलोड बाय डॉक्टर वाई के वधवा जी। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो पूर्णता की ओर अग्रसर करने का प्रयास करेंगे आज के सारे संवाद को। ये डॉक्टर कुमुद जी, अगर आप अपने को अनम्यूट कर लें, और उसके बाद भाई के वधवा जी, अगर आप लोग हैं यहाँ पे तो, क्योंकि मैं सारे लोगों को यहाँ नहीं देख सकता। स्क्रीन के ऊपर सभी के नाम नहीं होते, तो केवल मैं जो दिखाई देते हैं फिर उनकी ही बात कर पाता हूँ। तो एनी वन ऑफ यू, अगर किसी का कोई टिप्पणी और है तो हम उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर इस सारे संवाद को जो है हम आज विश्राम देने की ओर अग्रसर करेंगे। जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, जी सर, डॉक्टर सर। हाँ, तो मैं एक छोटा सा 1 मिनट लूंगा मैं आपका। जैसे हम बात कर रहे थे कि संस्कृत में एक ही वर्ड नहीं होता है, अलग अलग वर्ड होते हैं, तो जी, जी। आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, तो आ रही है। अगर आप मैं थोड़ा पास आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, एकदम ही पास माइक के हूँ। पास हो जाए। जी। आ रही है ना अभी? हाँ। तो टीचर्स के बारे में मेरे पास मैंने एक लिख कर रखा था, वही पढ़ रहा हूँ मैं। तो जी। देयर आर मेनी टीचर्स, वन हु गिव्स इंफॉर्मेशन इन आवर सिस्टम वी कॉल हिम अध्यापक, ओके, एंड हु गिव नॉलेज और ही इज नोन एज उपाध्याय, जी। हु इम्पार्ट इज एन आचार्य, who आचार्य। gives deep in a subject is called a pandit, has a view on subject and makes you think in that manner. He's a drishta. जी। And who awakens wisdom and leading you from light to darkness is a guru. So गुड। चलिए। okay, thank you. थैंक यू। क्वाइट इंटरेस्टिंग सर। चलिए, आज की इस चर्चा को विश्राम देने से पहले, तो अगर आप में से किसी की कोई अंतिम टिप्पणी है तो वो आप लोग अपने स्वेच्छा से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज का जो सूत्र है, मुझे वो लगता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के संदर्भ में, वो है कि ज्ञाने स्वराज्यम, या ज्ञान का स्वराज्य हमारा होना चाहिए। हम जो वेस्ट के जो पैराडाइम्स हैं, वेस्ट का जो एक वो है चारों ओर फैला हुआ नैरेटिव, उसके बीच में हम अपनी बात जो है वो ज्ञाने स्वराज्यम इस सूत्र के रूप में उसको स्थापित करें, और इस सारे जो मेथोडोलॉजी है इसको मेन डिस्कोर्स में लेकर के आए। जी, डॉक्टर सुभाष जी, और फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। आशुतोष जी, यू हैव कंपेल्ड मी टू स्पीक अगेन। आपने बताया कि स्वराज्यम ही हमारा फंडामेंटल चीज होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में, हाँ, ज्ञान के क्षेत्र में स्वराज्य होना चाहिए। तो अगर मेरा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ही स्वराज्य नहीं दे रहा है तो मेरा ज्ञान कैसे डेवलप हो जाए? यही तो दुर्भाग्य है सर। और अगर मेरा संविधान ही मेरे खिलाफ है तो मेरा फिर ज्ञान कैसे बढ़ सकता है? विडंबना है जी। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर ये चीजें हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान स्वतंत्र रूप में बढ़े, तो पहले स्वतंत्रता तो मिल जाए। वो स्वतंत्रता तो है ही नहीं, हम तो अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। जी, जी, हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर हैं, जजेस हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो तो सब मैकावेलियन एजुकेटेड है। तो फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, तो ज्ञान कहाँ बढ़ जाए? धन्यवाद। जी, जी। ठीक है। ये चिंता तो बिल्कुल वाजिब है और उचित है।
और वस्तुतः हुआ भी यही है कि उस मैकॉले सिस्टम को जब लागू किया गया, उसको और अधिक उसकी पकड़ को सुदृढ़ बनाया गया एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, और हमें ये अनुभव ही नहीं हुआ कि हमारा अपना भी कोई ज्ञान की परंपरा हो सकती है। ये तो अब थोड़ा-सा हम लोगों को मौका मिला है कि हम इस सारे विषय के ऊपर बात करने लगे हैं, नहीं तो आज से कुछ साल पहले तक हम इन विषयों पे बात भी नहीं शायद कर सकते थे। लेकिन चलिए, संभावनाएँ हैं, उन संभावनाओं की ही तलाश करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सूत्र है कि स्वराज्य शब्द का पॉलिटिकली हम लोगों ने इस्तेमाल तो किया, स्वामी दयानंद ने और फॉलोड बाय तिलक जी। लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञान के क्षेत्र का स्वराज्य की बात करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से हर सब्जेक्ट के टीचर की कंडीशनिंग हुई है, वो किसी भारतीय संदर्भ को तो देते ही नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक एड का है, ह्यूमन राइट्स का है, वो सारे के सारे रेफरेंसेस उनके वहाँ के होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम अपनी पद्धति को विकसित कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे, तो कहीं न कहीं हम चुनौती भी देंगे, विकल्प भी देंगे, और फिर उसका कहीं न कहीं आगे जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा रास्ता तो निकलेगा। चाहे वो गोमुख से ही, चाहे वो गंगा की आरंभ हो। बाकी विस्तार होता रहेगा, वो समय पे निर्भर करेगा। तो चलिए, आज की इस चर्चा को विश्राम देने से पहले धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहता हूँ, और फिर भी मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, यदि किसी की कोई संक्षिप्त सी टिप्पणी है, सटीक टिप्पणी है, तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो मैं धन्यवाद करूँगा। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी, जी, प्लीज़। जी। सर, जैसे अभी आपसे पहले बोले सर कि हमारा संविधान और हमारी स्वतंत्रता। जी। सर, मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी ये वेदों में, वायो सोमस्य रक्षिता। और मैंने इस पंक्ति को लेकर के जो मॉडर्न डॉक्टर हैं, वो जिनको एक पेशेंट मेरे पास में आया, उसको स्पम्स नील हो गए, और मैंने 6 मंथ में इस एक पंक्ति के द्वारा 10 मिलियन बढ़ा दिया उसके। अच्छा। सर देखिए, जब काम करेंगे तो सब लोगों के पास जाएगा हमारा काम। जी, हमारी जी। रिसर्च सब लोगों के पास में जाएगी, वो बाउंड हो जाएंगे मानने के लिए। संस्कृत के लोग काम करना शुरू तो करें सर, प्रैक्टिकली। जी, 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 बिल्कुल यही है। एप्लाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो भी ज्ञान है। शास्त्रीय ज्ञान का मतलब ये थोड़ी है कि भई वो केवल अध्यात्म में जाएगा। पहले हम आदि भौतिकता के स्तर के अंतिम सीमा को छू लें, और ये मेरा आग्रह रहता है, निवेदन रहता है कि एक बार हम बुद्धि की अंतिम सीमा को छू लें, तो जो अध्यात्म है वो हमारे से दूर नहीं है। लेकिन बुद्धि की अंतिम सीमा को छूना जो है वो बहुत आवश्यक है। उसी के लिए इस मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है कि उसके इतना विस्तार हम कर दें कि अध्यात्म जो है उसकी और आदि भौतिकता की लाइन जो है उसमें कहीं कोई अंतर ही ना रहे। तो आज की इस संवाद को यहीं पे हम पूर्णता प्रदान करते हैं, यहीं विश्राम देते हैं, और आप सबने जो सहयोग किया, अपने-अपने विचार हमारे साथ साझे किए, और कई नई दिशाओं को आपने हमारे साथ ओपन अप किया है, खोला है, और पुनः इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको विभिन्न विषयों में हम लागू करें। उदाहरण लेकर के कि अगर ये हमारे पास एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और इसको हम उपयोग में कहाँ-कहाँ, किस-किस सब्जेक्ट में लेकर आ सकते हैं। क्या हम किसी नॉवल के ऊपर लागू कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर इसको लागू कर सकते हैं, किसी ह्यूमन राइट्स के विषय पे लागू कर सकते हैं, कॉमर्स पे लागू कर सकते हैं, या किसी अन्य विषय पे लागू कर सकते हैं। उसके ऊपर हम बहुत जल्दी दोबारा से एक बार चर्चा करेंगे, थोड़े से ठोस उदाहरणों के साथ, ताकि जब तक एप्लीकेशन नहीं करके दिखाएँगे, तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसी संभावना और इसी उम्मीद के साथ, इसी अपेक्षा के साथ कि एक दिन आएगा जब हम ज्ञान के क्षेत्र में, विविध ज्ञानों के क्षेत्र में जो है अपना स्वराज्य हम स्थापित कर पाएँगे, जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, वही स्वराज्य है। तो जिस दिन वो स्थापित हो पाएगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम इस भारत को परिभाषित कर पाएँगे, और इंडिया की मानसिकता से हम मुक्त हो पाएँगे। तो इंडिया की मानसिकता से मुक्त होना और भारतीय होना, मुझे लगता है यही ज्ञान का स्वराज्य है। इसी की साधना हमें करनी चाहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत आभार। सभी जो संस्थाएँ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और अगले सैटरडे एक बार फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के लिए। जी,
मैडम इंदु जी के बात के साथ आज का यहीं पे विश्राम लेंगे। जी मैडम इंदु जी। हाँ सर, आपने कितने सेमिनार कराई वैमानिक शास्त्र की, आपको शायद विस्मरण है कि नहीं है, उसमें आपने कितना अच्छा व्याख्यान दिया संस्कृत की उच्च कोटि का, कि कितने तरह के विमान बनाए। तो संस्कृत को विज्ञान से है ना आधारित करना, और बल्कि विज्ञान संस्कृत पर आधारित है, वहाँ पे सूर्य सिद्धांत पढ़ाया जाता है जो, तो ये तो अपन इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी, जैसे हाँ ज्ञान तो है, लेकिन ये है कि उसको अग्रसर करना, उसको उसके एप्लीकेशन करना, क्योंकि हमें समाधान भी देने हैं, हमें पॉलिसीज बनानी है, हमें बहुत बड़े दायित्व हैं। जी इंजीनियर के अंदर आप देख सकते हैं, पुराने साहित्य के अंदर है, वहाँ पे नाप जोक है, उसकी देशी भाषा में बोला जाता है, उसकी संस्कृत भाषा में बोला जाता है, वहाँ पे नाप जोक दे रखे हैं, वो उसको पूरा खेत को भी वही है कि उसको जी जी, उसको लेकर के आना और उसको प्रस्तुत करना और उसको लागू करके जो है अनुप्रयुक्त करके दिखाना, ये दायित्व है केवल। राज्य में आधुनिक और ना प्राचीन दोनों को मिलाकर उसका समानांतर सारणी निकाली जाएगी, तभी इसका एक अच्छा परिणाम सामने आएगा। जी जी, निश्चित रूप से मैडम प्रयास करेंगे। धन्यवाद है आज आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम पुनः मिलेंगे, फिर किसी एक नए विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी विषय बहुत सारे हैं और शिवरात्रि के बारे में संदेह होने के कारण मैं पहले शुभकामनाएं नहीं दे पाया, लेकिन सुभाष जी ने मेरी वो दुविधा दूर कर दी। वो आज है या कल है, सारे दिन जो हैं वो शिव के ही हैं, इसलिए आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिव की कृपा आप सभी पर हो और वही हमें ज्ञान प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत बहुत आभार। आप अब मीटिंग छोड़ सकते हैं।